हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इसी के साथ हम आज की ये एक नई शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं ये सेशन कर रही हूँ और आज का ये सेशन हमारा इन्फॉर्मेटिव एक सेशन रहने वाला है। इसमें मैं कुछ EMRS PGT इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी और साथ ही एक अनाउंसमेंट करूंगी कि मंडे से इस चैनल पर आपको किस तरीके से क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप पहले से ही आप लोगों को पता होगा इसके बारे में और बहुत से लोग इस बारे में इसके फॉर्म भी फिल कर चुके होंगे। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। पहले हम इन स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं किस तरीके के स्कूल होते हैं। तो ये जैसे कि आपने देखा होगा NVS के बारे में सुना होगा, KVS के बारे में सुना होगा। तो जिस तरीके के रेजिडेंशियल स्कूल NVS और KVS के होते हैं उसी तरीके के इनके भी स्कूल्स होते हैं। और ये जनजातीय क्षेत्रों में बनाए गए स्कूल्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें बेसिकली जैसे कि NVS का सिस्टम है उसमें कोई PRTs नहीं होते हैं, मतलब 6 क्लास से उनका सेशन शुरू होता है। तो उसी तरीके से EMRS में भी 6 क्लास से ही सेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे अभी आप देख पा रहे होगे, अभी जो वैकेंसी आई है इनकी वो वैकेंसी PGTs की हैं, प्रिंसिपल की हैं और जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज़ हैं, अदर हैं। ठीक है, इसमें अभी TGT की कोई वैकेंसी अभी आई नहीं है। ठीक है, आगे संभावना है कि TGT की भी वैकेंसी आएंगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ PGT की वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ में देख पाओगे आप कि इंग्लिश की ही आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 246। ठीक है, और आगे देखें तो अदर लैंग्वेजेस में भी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, EMRS की। अब आप लोग फॉर्म वगैरह अगर जिसने अभी तक फिल नहीं किया है तो 31 या फिर 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो आप अभी भी टाइम है, अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने KVS एग्ज़ाम दिया होगा, हाल फिलहाल में NVS का भी दिया होगा। ठीक है, तो उनमें मतलब अगर आपका बाई चांस नहीं हो पाया है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके जो हमारा मेन पर्पज़ है आज का, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है या EMRS भर्ती के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब आप पहले से ही जान चुके होंगे। अब हम फोकस करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो हमारा पेपर है, वो किस तरीके का पैटर्न है पेपर का और क्या क्या उसके अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक लाइन दी गई है, मैं थोड़ा और जूम कर लेती हूँ इसे। देखिए इसमें कहा गया है PGTs के लिए, मतलब ऑल सब्जेक्ट PGT के लिए यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। तो क्या है, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, 130 मार्क्स, मतलब जो हमारा जनरल पेपर प्लस जो हमारा मेन पेपर है उसको मिला के हैं। और उससे अलग ये जो आगे दिया हुआ है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये 20 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले तो इसी लाइन का मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहा गया है यहाँ पर 20 मार्क्स का, इसमें आपको क्वालिफाइंग होगा ये बेसिकली। तो इसमें हिंदी 10 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के, और इंग्लिश ये आपका क्वालिफाइंग होने वाला है, जनरल इंग्लिश बेसिकली ग्रामर। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग है और इसमें आपको 40% लाना कंपलसरी है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका अदर एग्ज़ाम में चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो वो मान्य नहीं होगा, वो देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो 40% मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर लैंग्वेज में आपको 4 क्वेश्चन करेक्ट करने ज़रूरी ही हैं। और प्लस आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि टोटल जो आपका पेपर होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो 150 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, और अब हम इसमें
देख लेते हैं कि ये किस तरीके से डिवाइडेड है। जैसे हमने 150 में टोटल में देख लिया कि 20 मार्क्स तो आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के होने वाले हैं। उससे अलग क्या क्या इसमें कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर को या इस पैटर्न को आप देखोगे तो टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, देखिए पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक। आगे अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा मैं मानती हूँ कि रीजनिंग में बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि 20 के 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैथ्स से तो एटलीस्ट ईजी ही होती है रीजनिंग, ठीक है। अभी अब यहाँ पे देखते हैं तो 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छा मार्जिन हम ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ऐसा लगता है गैस कि हम बिना ज़्यादा एफर्ट डाले भी कुछ हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। आगे अगर हम देखें पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर का भी इसमें पोर्शन दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप देख ही पा रहे होगे आजकल क्या है, ये पैटर्न आप जहाँ कुछ हद तक एनवीएस से मिलता जुलता है। जैसे कि एनवीएस में भी जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग का पोर्शन होता है वो मतलब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का जो पार्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और उसमें टीजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 लैंग्वेज का मतलब पोर्शन दिया हुआ होता है। उसमें एक क्षेत्रीय लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है, रीजनल लैंग्वेज के बारे में, और हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से वो 30 मार्क्स का पोर्शन होता है जिसमें हमें क्वालिफाई उसको करना जरूरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी क्वालिफाइंग लैंग्वेज दी गई, कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज को मतलब क्वालिफाई करने के लिए बोला गया है। और आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ सिमिलर पैटर्न आपको एनवीएस जैसा ही मिलेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करें पार्ट 5 की, तो ये पोर्शन सबसे बड़ा है, ब्रॉड है, और इसमें हमारे मेन सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है, डोमेन नॉलेज, ए पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। अभी हम इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि पार्ट ए जो है वो 70 मार्क्स का है। बेसिकली ये जो 70 मार्क्स हैं या 70 क्वेश्चंस हैं, ये 70 क्वेश्चंस ही हमारे मेन पेपर के हैं। सपोज करो हमने पीजीटी इंग्लिश का फॉर्म भरा है, तो इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर जो हमारा मेन पेपर है इंग्लिश का, वो केवल 70 मार्क्स का है, ठीक है। या सपोज करो किसी ने पीजीटी मैथ्स का पेपर फॉर्म फिल किया है, तो केवल 70 मार्क्स का उसे मेन मैथ्स को पढ़ना होगा, उससे अलग बाकी जनरल पेपर का पोर्शन है। अगर हम पार्ट बी की बात करें, इसी में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें आप कह सकते हो कि अगर पीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट जा रहे हैं तो वो पीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में इसमें पढ़ के जा सकते हैं। 5 क्वेश्चंस उसी से रिलेट करते हुए होंगे, और साथ में NEP 2020, ठीक है। तो जैसे हम जनरल पेपर की प्रिपरेशन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में 10 क्वेश्चंस की, उसी के साथ आप इन्हें भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। पेडागोजी पढ़ लो मेन सब्जेक्ट की, और प्लस में NEP 2020 5 मार्क्स की आने ही वाली है, स्पेशली मेंशन करके दिया गया है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स ये हो गए आपके। और पार्ट 6 जो हमने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की बात की थी, तो उससे रिलेट करता हुआ है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ये हो गए हमारे। इससे अलग क्या कहा गया है कि पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if she fails to attain qualifying marks in part 4। क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है कि हमें ये जो पार्ट 4 है इसको क्वालिफाई करना ही होगा, तभी हमें हमारा जो अदर पेपर है उसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ देख सकते हो द टेस्ट विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअलिटी। इसमें ऐसा मेंशन करके क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे आप देखोगे कि DSSB में क्या होता है कि जो जैसे पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है पेपर को, ठीक है, 20 क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है या एक पोर्शन होता है। जब हम उसमें क्या होता है, हमें टाइम बाउंडेशन दी हुई होती है, या इस ऐसे मानिए कि
हमारे सामने जो 20 क्वेश्चंस का पोर्शन ओपन होके आया है, उस पोर्शन को हमें पहले सॉल्व करना ही होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारा अगला पोर्शन ओपन ही नहीं होगा। जब तक हम जो पोर्शन हमारे सामने ओपन है वो उसको बंद ना कर दें या उसको फाइनल सबमिट ना कर दें, तब तक हम अगले पार्ट पर नहीं बढ़ सकते। तो इसमें ये कहा गया है कि हम किसी भी पार्ट पे मतलब अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब इससे बाद में हम बात करेंगे आगे मेन सिलेबस की। तो हम पहले जनरल पेपर के सिलेबस को देख लेते हैं। जैसे कि आपने बेसिकली ये तो समझ ही लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग आने वाली है, कंप्यूटर आने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो आप कह सकते हो कि टोटल कंप्लीट CDP, हम भले ही अगर हम सिलेबस को देखें तो ऐसा लगेगा कि बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, बहुत कम टॉपिक्स को रिवील किया गया है, लेकिन इससे अलग भी बहुत लेंथ में जाके, बहुत डेप्थ में जाके हमने चीज़ों को पढ़नी है, क्योंकि PGT का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब देख लीजिए, पहला जनरल अवेयरनेस में इन्होंने क्या कहा गया है, सिलेबस में दिया गया है ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि अगर हम जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमें करंट अफेयर्स में से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को पढ़ना होगा जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो नई नई चीज़ें आई हैं। ठीक है, जैसे NEP 20 तो उन्होंने मेंशन करके ही दे दिया है। उससे अलग अगर शिक्षा से के क्षेत्र में कोई भी नवीनतम बदलाव हुआ है या कोई भी नई चीज़ निकल के आई है तो उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। ठीक है, इससे अलग भी जो करंट में चल रही चीज़ें हैं उन सभी की जानकारी होनी चाहिए। साथ में आगे अगर देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी, तो इसमें मेन टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन वही जो जनरल पेपर में यूजली होता है, जैसे DSSB के सिलेबस में भी सेम यही टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम। ठीक है, बेसिकली जितने भी जो नॉर्मल जो जनरल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो नॉलेज ऑफ ICT में क्या क्या दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट कीज एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। वही बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करना होगा, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और साथ में सारी शॉर्टकट कीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें लर्न करनी होंगी। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्रूटमेंट। मतलब टीचिंग की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, बेसिक रिक्रूटमेंट्स क्या हैं। ठीक है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो हमारा अधिगमकर्ता होता है, जो लर्नर होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही कम टॉपिक्स को रिवील किया गया है, लेकिन आप जानते हैं CDP तो CDP है। ठीक है, उसके डेप्थ में भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बढ़ना होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इससे आगे क्या कहा गया है। देखिए, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। जैसे आपने देखा पोर्शन वो 80 क्वेश्चन वाला, देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ, दोबारा बैक चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा पार्ट 5th दिया हुआ है डोमेन नॉलेज में, तो इसमें ये वाला पार्ट B और C इसी के सिलेबस के बारे में वहाँ पे कहा गया है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, इसमें कुछ रिवील तो किया नहीं गया है, पर आप समझ सकते हो कि जो हमारा मेन पेपर है, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, तो उससे रिलेटेड उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी वगैरह ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है, पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम देखें NEP 2020, ठीक, अब इससे आगे जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वालिफाइंग पोर्शन है उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जनरल ग्रामर से रिलेटेड ही पोर्शन होगा इंग्लिश का, ऐसे ही हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या दिया है, वर्ब, टेंसेस, बेसिकली वर्ब्स ही नहीं, इसमें आपको ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच
कवर करने होंगे, ठीक है। टेंसेस हैं, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ऑल ओवर जितना भी हमारे जनरल इंग्लिश में आता है बेसिकली ग्रामर में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जिसने हाल ही में अभी DSSSB का एग्ज़ाम दिया होगा उसने भी जनरल इंग्लिश इसी तरीके से जनरल पेपर के लिए प्रिपेयर की होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें ही इसमें इंक्लूड की गई हैं। साथ में अगर हम जनरल हिंदी की बात करते हैं तो वही जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत और एग्जाम में हमने प्रिपरेशन की है वही सारी चीज़ें हैं। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये बात तो थी अब तक हमारी जनरल पेपर के बारे में, ठीक है। अब इससे अलग जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन पेपर है, तो उसका क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ PGT इंग्लिश के सिलेबस के बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम, इंग्लिश का क्या सिलेबस है। देखिए इंग्लिश, PGT इंग्लिश के लिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा सिलेबस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा आप DSSSB में भी देखोगे ना, अगर सिलेबस बेसिकली DSSSB वाले ज़्यादा डिफाइन तो करते नहीं हैं चीज़ों को, मतलब सिलेबस उनका ज़्यादा डिफाइन वे में नहीं होता है, लेकिन इसी तरीके से पोर्शन में डिवाइड करते हैं वो भी, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कहा गया है, रीडिंग, ठीक। बेसिकली हम ये समझते हैं कि अनसीन पैसेज इतने नेसेसरी नहीं होते हैं, लेकिन एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा पोर्शन अनसीन पैसेज से रिलेट करता हुआ भी होता है जो हमारे मार्क्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही पोर्शन इन्होंने कहा है अनसीन पैसेज का, factual, descriptive and literary to access comprehension, interpretation, inference and vocabulary, unseen case-based passages with verbal, visual input like statistical data chart, not making and summarization based on a passage। तो किसी भी टाइप का आपका पैसेज आ सकता है, अनसीन पैसेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये दोनों पार्ट जो हैं बेसिकली मैं मानती हूँ कि ग्रामर से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। अगर ग्रामर में आप देखोगे 8th क्लास तक के बच्चे की जो ग्रामर है उसको भी देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेट करती हुई हैं ये। क्रिएटिव राइटिंग स्किल, बेसिकली हमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में तो इनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा तो नहीं है ये ऐसे लिखने के लिए दे देंगे या सारी चीज़ें देंगे, तो उसमें आपको पैटर्न, जैसे मान लो आपको नोटिस राइटिंग ही है तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरफ डेट डाली जाती है, डेट किस तरीके से मेंशन की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन, रिप्लाई, लेटर जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हम क्या क्या एब्रीविएशंस उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल, विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली राइटिंग से रिलेटेड, क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला पोर्शन है, राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल इन नेचर, ठीक। बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, राइटिंग अ स्पीच इन 120 to 150 words based on verbal visual clues related to some contemporary age appropriate topic, debate on contemporary topical इशू बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट्स, ठीक है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रामर। जो हम जनरल पेपर के लिए प्रिपरेशन करेंगे वही ग्रामर के सारे टॉपिक्स इसमें भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो एक बेनिफिट हमारे लिए ये भी है कि जो अदर सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अलग से ग्रामर की प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट आप मान सकते हो। ग्रामर, क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेज हैं, क्लॉजेज हैं, क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये उसी में इंक्लूड करके आप समझ सकते हो। इसमें ऐसा कहा गया है कि ज़्यादातर जो फोकस है इनका, यहाँ पे जो टॉपिक स्पेसिफाई किए गए हैं वो टेंसेज पर हैं, क्लॉजेज पर है। तो ये क्लॉजेज आपको पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, ठीक है। तो बाकी जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, इनकी पहचान कैसे की जाए, ठीक। और साथ में आजकल रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में DSSSB PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस
ऐसे आए जिनमें जो अरेंजमेंट थी सेंटेंसेस की वो करनी थी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। आगे अब हम मेन जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब लिटरेचर में क्या क्या इन्होंने दिया है, ज़्यादा इन्होंने डिस्क्रिप्टिव वे में तो नहीं बताया, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने सिलेबस में मेंशन करके दी हैं। तो एटलीस्ट जितने भी राइटर इन्होंने मेंशन करके दिए हैं उनको तो हमें कवर करना ही करना है, ठीक है। और उससे अलग जो एक्स्ट्रा है वो एजेस की जानकारी हमें होनी चाहिए। लिटरेचर में सारी एजेस के बारे में अगर हमें पता है तो हम उनके राइटर्स के बारे में भी ईजिली पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो राइटर जिस एज से बिलोंग करता है वो उसी तरीके की राइटिंग्स अपनी लिखता है, उसी तरीके का नेचर उसका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पॉइंट दिया है शेक्सपियर्स वर्क, ठीक है। शेक्सपियर के जो वर्क हैं, अब शेक्सपियर का एक वर्क तो है नहीं, इतने सारे वर्क हैं, ठीक है। बहुत डीप में जाके हमें शेक्सपियर को पढ़ना होगा। साथ में इन्होंने शेक्सपियर वर्क के बाद में सीधे रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स हैं उनको मेंशन कर दिया है, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरेज, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर, इन सब राइटर को हमें डीप में पढ़ना होगा। इनके हर एक वर्क के बारे में जो मतलब बेसिक जानकारी है वो भी, और उससे अलग जो एक वर्क है उसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब। आगे मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो इंडियन राइटर्स में इन्होंने मेंशन किया है अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसीम मैजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राजानंद, खुशवंत सिंह। तो देखिए यहाँ तक का अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आप ये समझिए कि यहाँ तक का जो कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो पीछे मतलब DSSB या फिर NVS के एग्ज़ाम दे चुके हैं, KVS के एग्ज़ाम को ले लीजिए। KVS में तो खैर NCERT से ही पूछा गया था, सारा सिलेबस वही था NCERT का, लेकिन उनके राइटर्स को देख लीजिए। तो यहाँ तक का तो आप यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी कवर अप कर चुके होंगे अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें नया क्या दिया है, इसमें नया ये दिया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लैटिन अमेरिका के जो राइटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे लैटिन अमेरिकन राइटर्स हो गए, अफ्रीकन राइटर हो गए, ऑस्ट्रेलियन राइटर हो गए, साउथ एशियन राइटर हो गए, इनको भी हमें कवर अप करना है। तो इसमें जो नई चीज़ या नया पॉइंट है वो यही है, ठीक है। बाकी जो मेन राइटर्स हैं उनको जो बच्चे बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वो इन सारे राइटर्स को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो नए हैं वो ये राइटर्स होंगे, कौन से? लैटिन अमेरिकन राइटर, अफ्रीकन राइटर, ऑस्ट्रेलियन, साउथ एशियन राइटर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो हम मतलब मैं क्या आपकी क्या हेल्प कर पाऊँगी, या फिर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो देखिए जो थियरी है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप करोगे ही, साथ में हम क्वेश्चन की प्रिपरेशन इस चैनल पर करेंगे, ठीक है। हम हर एक राइटर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे इस पूरे सिलेबस में मिसिंग लगी, क्या आपको भी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कि इसमें ना तो लिटरेरी थियरीज़ के बारे में, ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में एक भी पॉइंट मेंशन नहीं है। तो क्या हमें उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में इस तरीके की कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है, ठीक। इसके बारे में देखते हैं। और साथ ही अब हम राइटर वाइज हर एक राइटर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो मंडे से आपको इस चैनल पर एक वीडियो मिलेगी लिटरेचर की और एक मिलेगी ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर का हम कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मंडे से आपको लिटरेचर की कंटिन्यूसली वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसमें हम हर एक राइटर को डीप में क्वेश्चन के आधार पे प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत किन राइटर से करें ये भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं मंडे तक। अदरवाइज़ हम स्टार्टिंग से ही करेंगे शेक्सपियर के वर्क्स के, ऐसा करेंगे सेपरेटली, हर एक वर्क पे 50 to 100 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू। और मंडे में आई होप कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मंडे की वीडियो का बता देती हूँ कि मंडे का क्या टॉपिक रहने वाला है। मंडे में हम शेक्सपियर की जो लॉन्ग पोएम्स हैं, ठीक है, शेक्सपियर के वर्क के बारे में कहा गया है ना, तो बेसिक
शेक्सपियर पे डिपेंड जो कोटेशंस हैं उनके क्वेश्चंस कर लेंगे, और साथ में शेक्सपियर की जो लॉन्ग पोएम्स हैं उन पे आधारित, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन की आपको वीडियो मंडे में शाम 7 बजे तक आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।